हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे आखिरी चैप्टर है हिस्ट्री का, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रीवियस चैप्टर की जब हम बात करते हैं, जब फॉरेस्ट सोसाइटी की बात करी थी, तो हमने वहां पे देखा था कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस हो जाती है इंडिया में और ये इंपैक्ट करती है क्या, ट्राइबल लोगों को। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये इंपैक्ट करेगी किसको, इन पैस्टोरलिस्ट को। तो पैस्टोरलिस्ट बेसिकली होता क्या है, ये एक नोमैडिक पीपल है जो कि लाइफ जो होती है वो एनिमल्स पे या डिपेंड होती है। ठीक है, किस पे, एनिमल्स पे और उनके पैस्चर पे डिपेंड होती है। तो एनिमल, ये नोमैडिक ट्राइब रहती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, और इसमें थोड़ा के बारे में जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स को कि कहाँ रहती है, इनके मूवमेंट कैसे होते हैं, और जब फाइनली इस पे कॉलोनियल लॉज जो है लग जाते हैं, उसके बाद इनकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है। साथ ही साथ देखेंगे हम साउथ अफ्रीका की ट्राइब मसाई मारा को भी, वहां पे समझेंगे कि उनकी ट्राइब पे क्या इफेक्ट होता है और उनको कैसे ट्राइबल पीपल से एक लेबर की ओर शिफ्ट करने की कोशिश करी जाती है और उनको रिस्ट्रिक्ट करा जाता है एक पर्टिकुलर लैंड में। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट, सबसे पहले देखते हैं हमारे इंडिया के पैस्टोरलिस्ट ट्राइब। तो द नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट आर पीपल हु डू नॉट लिव इन देयर प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ठीक है, टू अर्न देयर लिविंग। तो ये हो जाता है पैस्टोरलिस्ट की बेसिक डेफिनेशन। अलग अलग रीजन में इंडिया के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पैस्टोरलिस्ट पाए जाते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स में हमको देखने को मिलता है गुजर बकरवाल, कहाँ के, आपके जम्मू कश्मीर के। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, ये हर्डर्स ऑफ गोट रहते हैं, शीप रहते हैं। मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। ठीक है, ग्रेजुअली ये लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, और ये एनुअली मूव करते हैं समर और विंटर ग्रेजिंग के टाइम पे। ये क्या करेंगे, समर के टाइम पे ये लोग रहेंगे अप द हिल या अप हिल रहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ये अगर हिल हो गया, तो समर के टाइम पे ये लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। वहीं जब हम वैली की बात करते हैं विंटर के टाइम पे, तो ये लोग नीचे आ जाते हैं। तो इनका ये सीजनल मूवमेंट हमको देखने को मिलता है कहां पे, हमारे माउंटेन रीजन में। कहां पे, माउंटेन रीजन में, खास करके आपके हिमालयस पे। तो डिफरेंट ट्राइब्स जब हम देखेंगे इस हिमालय के, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल गुजर बकरवाल हो गए आपके जम्मू कश्मीर के, इनका मूवमेंट समझेंगे। साथ साथ डिफरेंट अगर ट्राइब्स देखेंगे उत्तराखंड की, नेपाल की, जो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट करती है। इन विंटर दे लिव विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक। कहां पाए जाते हैं ये, शिवालिक रेंजों में पाए जाते हैं। किस टाइम पे, तो आपके समर के टाइम पे, ठीक है, सॉरी विंटर के टाइम पे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगैन देयर नॉर्थवर्ड मार्च टू द समर ग्रेजिंग ग्राउंड। समर ग्रेजिंग ग्राउंड कहां रहेगा, तो टॉप ऑफ द हिल पे रहेगा। कब करते हैं, अप्रैल के एंड में ये लोग चालू कर देते हैं अपनी चढ़ाई करना। सेवरल हाउसहोल्ड कम टुगेदर फॉर दिस जर्नी फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज काफिला। ठीक है, जो इनकी जर्नी में जो लोग दिखते हैं आपको, तो ये पूरे के पूरे जो लोग साथ में इकट्ठों में क्या बोला जाता है, इनको एक कलेक्टिव टर्म दिया जाता है, काफिला। ठीक है, तो कई बार जब हम दिल्ली की ओर ट्रैवल करते हैं, दिल्ली से कहीं जाते हैं समर के टाइम पे, तो काफी जगह हम पे क्या मिलते हैं, ये नोमैडिक पीपल ट्रैवल करते हुए मिल जाते हैं, पूरे के पूरे एक साथ झुंड में चलते हैं। इसको बोला जाता है क्या, काफिला। द वैरायटी ऑफ ग्रासेस दैट स्प्राउटेड प्रोवाइड्स रिच न्यूट्रिशनस फॉराज फॉर द एनिमल हर्ड्स इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स। द गड्डी शेपर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। गड्डी शेपर्ड हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इनका भी सिमिलर साइक्लिक सीजन मूवमेंट हमको देखने को मिलता है शिवालिक और लेसर के बीच में। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, ग्रेजिंग देयर विंटर कहां पे, शिवालिक रेंज में, ग्रेजिंग इन द स्क्रब फॉरेस्ट। बाय अप्रैल दे मूव टू द नॉर्थ एंड स्पेंड स्मॉल समर इन लाहौल एंड स्पीति वैली। ठीक है, हिमाचल की लाहौल और स्पीति वैली जो है वहां पे इनका समर गुजरता है। बाय सितंबर दे बिगैन द रिटर्न मूवमेंट। कब, सितंबर के बाद से ये लोग क्या करते हैं, अपनी रिटर्न जर्नी जो है वो चालू कर देते हैं। और जब जब ये स्टॉप करते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति में, दे रीप देयर समर हार्वेस्ट सोइंग देयर विंटर क्रॉप। फर्दर टू द ईस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं कहां हो गए, आपके उत्तराखंड वाले एरिया में हो गए। ठीक है, उत्तराखंड का वेस्टर्न पार्ट हो जाता है गढ़वाल और ईस्टर्न पार्ट हो जाता है कुमाऊं। ठीक है, हमको यहां पे कौन मिलते हैं, गुजर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैटल हर्डर्स होते हैं जो कि ड्राई फॉरेस्ट आपके भब्बर वाले एरिया से ये लोग आते हैं विंटर में। ठीक है, एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज इन बुग्याल्स इन समर। ये इनका मूवमेंट, साइक्लिक मूवमेंट हमको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल जाता है। दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिक मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पैस्चर्स वाज टिपिकली
of many pastoral communities of Himalaya, including Bhutia, Sherpas and Kinauris. जो भूटिया, शेरपा और किन्नौरी है, ये कहाँ की ट्राइब्स हैं? ये हमको देखने को मिल जाती है नेपाल साइड की, जो आपके महाभारत रेंज है वहां की. When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herd and flocked to the new areas. This continuous movement allowed the pasture to recover. It prevented its overuse. तो अपने आप में क्या था? ये साइंटिफिक था कि भाई they are allowing the pasture to grow on its own naturally. तो जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको बरकरार रखते हुए ये लोग क्या करते थे? अपने मूवमेंट्स का साइक्लिक जो अपनी साइक्लिक मूवमेंट्स थी उसको बरकरार रखते थे. भाई ये लोग प्रॉपर टाइम दिया करते थे विंटर फॉडर को भी ग्रो करने की और समर फॉडर को भी ग्रो करने की. चलिए, ऑन प्लाटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट. अब हम क्या देखते हैं? सेंट्रल इंडिया के इस पे देखते हैं प्लाटू, प्लेन्स और डेजर्ट पे हमको कौन कौन से डिफरेंट टाइप की नोमैडिक ट्राइब्स देखने को मिल जाती है. ठीक है, तो प्लाटू प्लेन की बात करते हैं तो डांगर जो हो गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ के? आपके महाराष्ट्र एरिया के, है ना. महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? ये थोड़ा ऑफ द ईस्टर्न साइड रहते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर शेपर्ड्स, सम वर ब्लैंकेट वीवर्स. ठीक है, ये क्या है? शेपर्ड्स. ठीक है, और कुछ क्या है? ब्लैंकेट वीवर्स हैं. ठीक है, एंड स्टिल अदर्स आर बफेलो हर्डर्स. ठीक है, द डांगर स्टेड इन सेंट्रल प्लाटू ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, ड्यूरिंग द मॉनसून. कहाँ पे? मॉनसून के टाइम पे ये लोग सेंट्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं, जहां पे ये लोग कोर्स ग्रेन उगाते हैं, जैसे कि आपके मोटे अनाज जो हैं, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, ये उगाते हैं. क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन है, लो रेनफॉल है और पुअर सॉइल है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कोर्स ग्रेन ही प्रॉपर तरीके से उग सकता है. इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी श्रब्स. In monsoon, the tracks become a vast grazing ground for the डांगर flocks. By October, डांगर्स कहाँ जाते हैं? हार्वेस्ट करते हैं अपना क्या? बाजरा, and start on their move west and reach the कोंकण प्लेस. अक्टूबर के बाद विंटर ये लोग कहाँ गुजारते हैं? अपना कोंकण प्लेस पे गुजारते हैं, क्योंकि सेमी एरिड रीजन है, ठंड काफी हो जाती है, पानी की कमी है और साथ साथ में फ्लॉक इनके पास ज्यादा है, इसलिए एक ऐसी प्लेस की तरफ मूव होते हैं जहां पे पानी इनको एम्पल अमाउंट में मिल सके. दिस वाज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल. आफ्टर द खारिफ हार्वेस्ट दैट वाज कट. तो अक्टूबर के बाद जब ये लोग मूव करते हैं, खारिफ हार्वेस्ट को कट करते हैं. ठीक है, एंड एट द टाइम द फील्ड हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर रबी हार्वेस्ट. डांगर फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड एंड फेड ऑन द स्टोबल. जो बच जाती, जो आपकी नरवाइल जिसको बोलते हैं, उस पर फ्लैट करके ये लोग फील्ड को मेन्योर करते थे, उसको टर्न कर दिया जाता था और आगे मूवमेंट करते थे. कोंकणी पीजेंट्स आल्सो गिव सप्लाईज ऑफ रिच which the shepherds took back to the plateau where grain was scarce. With the onset of monsoon, Dangars left for Konkan and the coastal areas with their flocks and returned to the settlements in the dry plateau in Karnataka and Andhra Pradesh. गोलास हर्डेड कैटल. गोलास भी हमको देखने को मिलते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के उस पे. ठीक है, कुरबास रेयर्ड शीप एंड गोट्स एंड सोल्ड वुवन ब्लैंकेट्स. They lived near the woods, cultivated small patches of land, engaged in variety of petty trades and took care of their herds. ठीक है, पैस्टोरलिस्ट. अब देखो, पैस्टोरलिस्ट द रिदम्स ऑफ देयर मूवमेंट वाज अल्टरनेट टू द मॉनसून एंड ड्राई सीजन. ये हमको एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाता है. मॉनसून और ड्राई सीजन के बीच में इनका मूवमेंट जो है हमको डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट टेरिटरीज में हमको देखने को मिलता है. इन ड्राई दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्स, है ना, एंड व्हेन द रेन केम. ठीक है, एंड लेफ्ट व्हेन द रेन केम. बट बंजारास एक और ट्राइब हमको देखने को मिलती है आपके राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश साइड पे. ठीक है, देयर आर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजर्स. दे आर फाउंड इन द विलेजेस ऑफ यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र. In search of good pasture for their cattle, they moved over long distances, selling plough cattle and other goods in the villages in exchange for grain and fodder. ये लोग अपनी गाय भैंसे बेचते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं. साथ साथ में ये बहुत ही स्किल्डफुल पर्सन्स भी होते हैं, जैसे कि भाई लोहे की कढ़ाई वगैरह बनाना, ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते हुए चलते ताकि इनको फॉडर जो है अपनी कैटल्स के लिए मिल सके. इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान लिव्स द रायकास. राजस्थान में स्पेशली कौन मिलता है हमको? रायका देखने को मिलते हैं. ये अगेन एक ट्राइबर है जो कि कंबाइंड कल्टीवेशन विद पैस्टोरलिस्ट. मतलब ये क्या करते हैं? कल्टीवेशन भी करते हैं और पैस्टोरलिज्म भी इनका रहता है. मॉनसून के टाइम पे ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर साइड पे. ठीक है, जहाँ पे ये स्टे करते हैं और क्या करते हैं? अपने जो इनका अवेलेबिलिटी रहती है फॉडर की उस टाइम पे, वो वहां पे काफी रहती है. अक्टूबर में जब ये सब ग्रेजिंग एग्जॉस्ट हो जाती है, दे मूव आउट इन सर्च ऑफ अदर पास्चर एंड वाटर एंड रिटर्न ड्यूरिंग द नेक्स्ट मॉनसून. तो अगेन यहां पे क्या हुआ? मॉनसून टू ड्राई सीजन एंड देन अगेन मॉनसून.
ये इनका पीरियड देखने को हमको मिल जाता है। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ राइकास नोन एज मारू, जिसका मतलब होता है डेजर्ट, ठीक है, हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप रेयर्ड शीप एंड गोट्स। चलिए, द लाइफ ऑफ दिस pastoral groups was sustained by careful consideration of their host of factors. They had to judge how long the herd could stay in one area, know where they could find water and pasture, needed to calculate the timings of their movement, ensured that they could move through different territories. They had to set up a relationship with the farmers on the way so that the herds could graze in the harvested field and manure the soil. तो ये इनके प्रॉपर काम हुआ करते थे while movement। इनको पता करना रहता था कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्टेंस ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं क्या वो टाइम पे ट्रैवल कर पाएंगे, साथ साथ में जो डिस्टेंस पे जो खेत पड़ेंगे उन फार्मर्स से भी एक रिलेशनशिप बना के रखना ताकि उनके जो एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर फॉडर मिल सके और साथ साथ में उनको रिटर्न में ये मेन्योरिंग दे सकते हैं उनके फार्म के। जिसके साथ साथ आप जहां जा रहे हो वहां क्या पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है ये भी इनको पता करना था, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो लाइफ थी वो इसलिए घुमक्कड़ प्रजाति की थी या फिर आप नोमैडिक नेचर इसलिए हुआ करता था ताकि ये लोग डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके अपने खुद के बेनिफिट के लिए और अपने कैटल के बेनिफिट के लिए भी। अंडर कॉलोनियल रूल, अब देखते हैं कॉलोनियल रूल और पैस्टोरल लाइफ पे इंपैक्ट, ठीक है। The life of pastoralists changed dramatically. Grazing lands shrunk. अब क्या कर रहे थे भाई, देखो सबसे समझो कि ये ब्रिटिशर्स क्या चाहती है, लैंड से क्या चाहती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अल्टीमेटली ऐसा कोई पर्टिकुलर लैंड जहां पे कोई भी टाइप का प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं हो रहा या उस पर टैक्स नहीं लग रहा, वो ब्रिटिशर्स के लिए क्या है, एक टाइप का वेस्ट लैंड ही है क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं वो लोग फॉरेस्ट क्लियर करें, जैसे हमने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात करी थी, क्या हो रहा था अल्टीमेटली ऐसे जगहों को क्लियर करके एग्रीकल्चर करा जा रहा था, प्रमोट करा जा रहा था कि इसको कमर्शियल क्रॉपिंग को और साथ साथ एग्रीकल्चर को। उसके बाद साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आने के बाद टिम्बर प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, जंगल्स को रिजर्व कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं और वहां पे लोगों का मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो यही सब इंपैक्ट हमको यहां देखने को मिलता है। तो द ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक, देयर मूवमेंट वर रेगुलेटेड एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज्ड। फर्स्ट, colonial state wanted transform all grazing land into cultivated farms, ठीक है। ये क्या समझते थे कि जितने भी कल्टीवेटेड लैंड जो है, अनकल्टीवेटेड लैंड जो है, ठीक है, वो एक अनप्रोडक्टिव है, वो ना तो रेवेन्यू यील्ड कर रहा है ना ही कोई टाइप का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि ब्रिटिशर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या देखा जाता था एज अ वेस्ट लैंड दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। इसको कैसे कल्टीवेशन के अंडर लेकर आना इसलिए जरूरी था ताकि उससे रेवेन्यू निकाल सकें और कुछ प्रोडक्ट निकाल सकें। ये थोड़ा सा आपका मैप है आपके सामने जो डिफरेंट ट्राइब्स को देखता है। आप देख सकते हैं रायकास आपके बीकानेर बाड़मेर वाले एरिया में, बंजारास जो आपके यूपी एमपी राजस्थान की बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं। अब बंजारास एमपी में भी हैं, डांगर हो गए आपके कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आपके कुरुमास, कुरुबास और गोला ये कहाँ हो गए आपके ये हो गए कहाँ पे, आपके आंध्रा और कर्नाटक वाले एरिया के बीच में जो है सेंट्रल प्लेटू जो पड़ता है वहां पे आपको ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। मोन पास आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाते हैं, बट हालांकि इनका इंपैक्ट जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे अभी भी फॉरेस्ट काफी है। द वेस्ट लैंड वर इनैक्टेड, वेस्ट लैंड रूल्स वर इनैक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इससे इसके अंदर में क्या था कि जितना भी अनकल्टिवेटेड लैंड था ना उसको ये लोग क्या कर रहे थे, टेक ओवर कर रहे थे और सिलेक्टेड लोगों को दे रहे थे, ठीक है, कि भाई अब आप क्या करो इस पर्टिकुलर लैंड पे एग्रीकल्चर करो और क्या करो भाई हमको प्रोड्यूस दो, हमको टैक्स दो, ठीक है। दे वर ग्रांटेड वेरियस कंसेशन एंड एनकरेज्ड टू सेटल दीज लैंड्स, ठीक है। सम वर मेन हेडमैन ऑफ द विलेजेस, है ना, कुछ लोगों को क्या करा, पकड़ा और बोला कल तुम बस गांव के एक मुखिया हो, अब हम तुमसे ही बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, ये लैंड तुमको कल्टीवेट करना है अंडर द वेस्ट लैंड रूल्स, ठीक है। द न्यूली क्लियर्ड एरियाज लैंड्स वर टेकन ओवर were actually grazing tracts used by regularly by pastoralists। तो ये कौन से लैंड थे, ये ऐसे लैंड्स थे जो कि पैस्टोरलिस्ट का था, इनको काफी कॉमनली यूज करा कर सकते थे अपने किसके साइक्लिक मूवमेंट के दौरान। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इनएविटेबली मेंट दैट द डिक्लाइन ऑफ पैचेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ पैस्टोरलिस्ट। जाहिर सी बात है कोई अपने पूरे के पूरे उगे हुए खेत पे तो पैस्टोरलिस्ट को घुसने नहीं देगा, जो कटाई के बाद जो थोड़ा बहुत चीजें बच जाती थी वहीं पे फॉरेस्ट को घुसने के लिए या पैस्टोरलिस्ट को घुसने के लिए परमिट करेगा। दूसरा फॉरेस्ट एक्ट पे देखते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट कैसे इनको इंपैक्ट करता है, ठीक है। थ्रू दीज एक्ट सम ऑफ द फॉरेस्ट को क्या करते हैं ये लोग, टिम्बर कमर्शियल वैल्यू के लिए रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड, रिजर्व और विलेज, तीन टाइप के फॉरेस्ट हमको देखने को मिले थे, है ना, याद है अगर आपको तो प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड और विलेज फॉरेस्ट, है ना। तो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था, बेस्ट क्वालिटी टिम्बर था और विलेज फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हुआ करते थे जहां पे इन लोगों को रखा जाता था इन
की देखभाल करने के लिए फ्री लेबर लिया जाता था और कई सारी चीजें थी, ठीक है। तो नो pastoralists वर अलाउड टू एक्सेस दीज फॉरेस्ट, ठीक है, इन केस सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स, ठीक है, जो ऑलरेडी काफी जो आप उस टाइम पे प्रोमिनेंट हुआ करते थे लोग, उसको क्या दिया वहां पे, कुछ कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स दिए pastoralists को, ठीक है। बट देयर मूवमेंट्स वर सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड, कि भाई एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग घुसेंगे और इस टाइम के पहले आप लोग यहां से निकल जाएंगे। साथ साथ में कितनी कैटल है, पर कैटल टैक्स लिया जाएगा और आपको एक परमिट दिया जाएगा। उस परमिट में सब चीजें जो है स्पेसिफाई रहेगी आपके, जैसे फॉर इंस्टेंस 100 कैटल है, 100 कैटल पे आपका टैक्स इतना है, आपको सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड करनी है, आप उससे आगे नहीं जा सकते, आपके साथ में कोई एक इंसान चलेगा। साथ साथ ये भी देखा जाता था कि भाई क्या इन टाइम है और क्या आउट टाइम है, उस हिसाब से भी क्या था इनका टैक्सेशन कैलकुलेशन हुआ करता था। colonial officers believed that the grazing destroyed the saplings and young shoots of the trees germinated on the forest floor। इस वजह से क्या था, इन जो वैल्यूएबल टिम्बर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कैटल है, कैटल को तो समझ नहीं है कि वो क्या खा रही है ना, उसको तो जो स्वादिष्ट लगेगा वो निपटा देगी। अगर गलती से ने वैल्यूएबल टिम्बर का शूट निपटा दिया तो भाई इनके लिए तो लाखों का नुकसान है ना, इसीलिए this prevented new trees from growing. These forest tax prevented them from entering many forests. Even in the areas they were allowed entry, their movements were regulated. They needed a permit for the entry, ठीक है। क्या देखना था, कैसे रेगुलेट करा, इनको परमिट करा, परमिट लेना पड़ता था। टाइमिंग्स ऑफ देयर एंट्री है ना एंड डिपार्चर was specified. Pastoralists could no longer remain in an area even if the fogger was available. The grass was succulent and the underneath in the forest was ample. Still ये लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टे नहीं कर सकते थे, फॉरेस्ट के खासकर इनको निकलना ही होता था। फॉरेस्ट परमिटेड now ruled their lives. The permit specified the period in which they could legally within a forest, ठीक है। If they overstayed, this was liable to a fine. थर्ड, ब्रिटिश वॉज सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। ब्रिटिश सोचते थे कल ना यार ये लोग क्या है ना, थोड़ा गतिविधियां इनकी सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं रिवोल्ट कर देंगे या हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो थी कॉलोनियल गवर्नमेंट इनके ऊपर रूल करना चाहती थी, इनको सेटल करना चाहती थी, ठीक है। भाई देखो एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि घुमक्कड़ है, आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ, तो इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। वहीं एक ऐसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो एक स्पेसिफाइड एरिया में रहे, उसको कंट्रोल करना कंपेरेटिवली काफी आसान है। इस वजह से भी गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इन pastoralists का मूवमेंट रोका जाए, इनको सेटलमेंट की ओर क्या करा जाए, बढ़ावा दिया जाए। दे वांटेड रूरल पीपल टू लिव इन विलेजेस इन फिक्स्ड प्लेसेस विद फिक्स्ड राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड। सच अ पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। तो 1871 में क्या आता है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है, ठीक है। ये इन ट्राइब्स को क्या करते थे, क्रिमिनल घोषित कर देते हैं कि भाई ये लकड़ी चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए इनको एक ही पर्टिकुलर जगह पे सेटल रखा जाए ताकि इनकी गिनती रखी जा सके और साथ साथ में क्या कर सके, इनको रेगुलेट करा जा सके। बाय दिस एक्ट मेनी ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ द क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड pastoralists वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। They were stated to be criminal by nature and by birth. Once this act came into force, the communities were expected to live only in a notified village settlement. They were not allowed to move out without a permit. The villagers police kept a continuous watch on them. तो काफी इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करा गया, एक बेटर कंट्रोल, एक बेटर एडमिन एस्टैब्लिश करने के लिए इन पे ये एक्ट लगाया गया, ठीक है। फोर्थ, टू एक्सपैंड रेवेन्यू, ठीक है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। तो जैसे लैंड को कन्वर्ट करा जा सके, ठीक है। सो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन लैंड, कनाल वाटर, सॉल्ट, ट्रेड गुड्स ऑन एंड इवन ऑन एनिमल्स। pastoralists को क्या करना पड़ता था, अपने हर एक एनिमल पे जो वो ग्रेजिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं उस पर उनको क्या देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। द मोस्ट pastoralist tracts grazing rank were introduced, ठीक है। इन मोस्ट pastoralist trading tracts grazing tax was introduced, है ना। द टैक्स वेंट अप रैपिडली एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज इंक्रीज्ड एफिशिएंटली बिटवीन 1850s एंड 1880s, है ना। द राइट टू कलेक्ट टैक्स वाज ऑक्शन। अल्टीमेटली जैसे फॉर इंस्टेंस ये पर्टिकुलर लैंड है ना, यहाँ पे मान लो ऐसे ट्रैक्स बने हुए हैं जिनके आजू बाजू फॉर्डर बहुत अवेलेबल, तो ये पूरा टैक्स जो एरिया है उसको क्या कर दिया जाता था, ऑक्शन कर दिया जाता था किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और वो यहां से क्या करेगा, सोल राइट रखेगा टैक्स कलेक्ट करने का, उसमें से कुछ परसेंटेज रखेगा और कुछ किसको देगा, ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड कर देगा। दिस कंट्रैक्शन ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मेनी हाई टैक्स दैट दे कुड to recover the money they had to pay for the state and earn as much as profit within a particular year। तो जाहिर सी बात है यार, वो जितना भी चूसना चाह सकता है, कितना भी पैसा लेना चाह सकता है उतना ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए तो pastoralists के लिए तो ये क्या हो गई, एक मजबूरी हो गई, क्योंकि उनको फॉर्डर तो चाहिए,
By 1880s, government began collecting tax directly from the pastoralist. Each of them was given a pass to enter a grazing tract. A cattle herder had to show the pass and pay the tax. The number of cattle herders he had and the amount of tax he paid was entered on the pass. तो मतलब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पेपर वर्क करते हुए pastoralist पे कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है. ठीक है. हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पैस्टरलिस्ट? दे लेड टू द शॉर्टेज ऑफ पैस्चर, सीरियस शॉर्टेज ऑफ पैस्चर. जब क्या होता है भाई, फैलो लैंड की बात आती है या वेस्ट लैंड की बात आती है, जब उसको कन्वर्ट करा जाता है एक एग्रीकल्चरल लैंड में, तो ऑफकोर्स सी बात है कि भाई कैटल के जो फॉर्डर है, जो फ्री फॉर्डर है, वो कम हो जाता है. व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टर्न्ड इनटू कल्टीवेटेबल फील्ड्स, द अवेलेबल एरिया फॉर पैस्चर लैंड डिक्लाइन. सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट meant shepherds and the cattle herders could no longer freely pasture in cattle in the forest. फॉरेस्ट जो कि एक नेचुरल रिसोर्स हो गई, किसी के बनाई हुई नहीं है, प्रॉपर नेचर द्वारा प्रदान करी गई, बट स्टिल इस पे ओनरशिप राइट लगा के ब्रिटिशर्स क्या कर रही है, इनसे टैक्स ले रही है. द पास्चर लैंड डिसअपीयर्ड. दिस लेड टू कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पास्चर्स. जो बचे हुए पास्चर्स है वहां पे ओवर ग्रेजिंग होती है. ओवर ग्रेजिंग की वजह से सॉइल इरोजन का वहां पे क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, लीडिंग टू इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल. When restrictions were imposed on pastoral movement, grazing land became to be continuously used and quality of pasture declined. This in turn created a further shortage of fodder, ठीक है, for animals and deterioration of animal stock. ठीक है, underfed cattle died in large numbers. How did the pastoralists cope with these changes? They reacted to change in variety of ways. कुछ क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट हो जाते हैं लेबर्स में, है ना. Some reduce the number of cattle in their herds. क्या करते हैं, कैटल कम रखते हैं, क्योंकि भाई ज्यादा कैटल रखेंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अल्टीमेटली उन्हीं का ही नुकसान. अदर डिस्कवर्ड न्यू पास्चर्स व्हेन दे मूवमेंट टू ओल्ड ग्राउंड्स बिकेम डिफिकल्ट. ठीक है. आफ्टर 1947 कैमल एंड शीप हर्डिंग रायकास, ठीक है, कुड नो लॉन्गर मूव इन सिंध एंड ग्रेज देयर कैमल्स. भाई क्योंकि क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, है ना. न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज स्टॉप देयर मूवमेंट्स. In recent years, they have been migrated to Haryana, where sheep can graze on agricultural field. यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है कि भाई अल्टीमेटली ये लोग अपना ट्रेड रूट बदल रहे हैं. ठीक है. The fields needed manure and that's what animal provided. Some richer pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life. Some became settled peasants cultivating land. Others took to more extensive trading. At times, they lost their cattle and sheep and became laborers working in the fields or in small towns. Yet, in many regions, the numbers have expanded over the recent decades. After independence, हमको इनके lifestyle पे, इनकी number of population में हालांकि increase देखने को मिलता है, but that is only after 1947. उससे पहले colonial time में of course काफ़ी grateful impact होता है, और ये लोग बहुत ही rapidly अपना क्या करते हैं, अपने आप को survive करने के लिए अपना profession या तो change करते हैं या कहीं ना कहीं एक नया pasture land ढूंढने की कोशिश करते हैं. They changed the direction of the movement, reduced the size of the herd, combined pastoral activity and with other forms of income and adapted change in the modern world. चलिए, pastoralists in Africa. अफ्रीका में पैस्टरलिस्ट की बात करते हैं, हम एक बहुत फेमस ट्राइब लेते हैं, मसाई मारा के बारे में बात करेंगे. इवन टुडे 22 मिलियन अफ्रीकन डिपेंड ऑन सम ऑफ द पैस्टरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड. दे इंक्लूड कम्युनिटीज लाइक बेडोडियंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरन एंड तुर्काना. Most of them now live in semi-arid grassland or arid desert where rain-fed agriculture is difficult. They raise cattle, camels, goat, sheep, donkeys and sell the milk, meat and animal skin and finally wool. Some also earn through trade and transport. Other combine these activities with agriculture. आज की डेट में यहाँ पे एक नया एक टाइप का मोड ऑफ इनकम आ गया है, दैट इज टूरिज्म. मसाई फॉर इंस्टेंस क्या करते हैं, ये ज़्यादातर गार्ड्स में या टूरिज्म में इन लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं. लोगों को जो टूरिस्ट आते हैं, मसाई कल्चर दिखाना, मसाई की जो लोकल चीज़ें हैं उनको सेल करवाना, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी इन्वॉल्वली एक्टिव हैं. ठीक है. लाइक पैस्टरलिस्ट इन इंडिया, द लाइफ ऑफ अफ्रीकन पैस्टरलिस्ट हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली ओवर द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स. मसाई की जब हम बात करते हैं तो ये आपके इस पर्टिकुलर एरिया में रहा करते थे. ठीक है. बट रिसेंटली क्या हुआ, गेम फील्ड्स की वजह से या कॉलोनियल इंपैक्ट की वजह से इनको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. इनिशियली देखा जाए तो मसाई लैंड पूरा हुआ करता था इतना. ठीक है. बट अल्टीमेटली अब ये तंजानिया वगैरह इन सब में, कॉन्गो वगैरह एरिया के वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं. ठीक है. चलो, बिफोर कॉलोनियल टाइम मसाई लैंड स्ट्रेच ओवर द वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ कीनिया टू द स्टीप्स ऑफ नॉर्थ तंजानिया. लेट 19th सेंचुरी में क्या होता है, यूरोपियन इंपीरियल पावर्स आती हैं, डिवाइड करती हैं अफ्रीका को अपने आप के बीच में. ठीक है.
और स्क्रैम्बल कर देती हैं, तो स्लाइसिंग द रीजन्स इनटू डिफरेंट कॉलोनीज। 1885 मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विद एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन तंगाकिया, ठीक है। Subsequently, best grazing land were gradually taken over by white settlement, ठीक है, and Masai were pushed into small area in South Kenya and north of Tanzania। ये अल्टीमेटली प्रोसीजर होता है, डिवाइड अप हो जाते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो मसाई लैंड है उसको कट शॉर्ट कर दिया जाता है और इनको फोर्स कर दिया जाता है एक ही पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने का। जो बेटर एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं वो यूरोपियन पावर्स या कॉलोनियल पावर्स क्या करती हैं, उस पर एग्रीकल्चर इन्फोर्स कर देती हैं, दस डिक्लाइनिंग द लैंड फॉर पास्चर। चलिए, द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स। तो अल्टीमेटली जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनकी वजह से 60% ऑफ द लैंड जो है, जो उनका ट्रेडिशनल लैंड था, वो मसाई जो होते हैं वो लूज कर देते हैं। साथ साथ यहाँ पे और भी अदर टाइप की प्रैक्टिसेस करी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी गेम रेंजेस। जी हाँ, ऐसी चीजें जो हंटिंग जो था उस टाइम पे गेम लिया जाता था, एज अ स्पोर्ट लिया जाता था और उसी के लिए सेंचुरीज बनाई गई थी। तो उन सेंचुरीज ने भी इन मसाई का लैंड जो था वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विद अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर, ठीक है। अब देखो, प्री 19th सेंचुरी की बात करते हैं या जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, उस टाइम पे इनके पास बहुत सारा एरिया था कि भाई एक जगह अगर ड्राई पास्चर हो जाता है, रेनफॉल कम होती है, तो दे कुड मूव टू अनदर प्लेस। बट अब लेट 19th सेंचुरी में जैसे क्या होते हैं, ये ब्रिटिशर्स आते हैं, जो यूरोपियन पावर्स आती हैं, वो इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है, अल्टीमेटली लीडिंग देम फॉर कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर स्पेस। मतलब एक ही पर्टिकुलर स्पेस में ये लोग कन्फाइंड हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते, तो इनको जो मौसम की मार है, जो क्लाइमेट की मार है, वो सहनी पड़ती है, विच इज अफेक्टिंग देयर कैटल्स। खैर, from the late 19th century, the British colonial government encouraged these local peasants and communities to एक्सपैंड कल्टीवेशन। भाई देखो, ये लोग क्या थे, कॉलोनाइजर्स थे, ठीक है। कॉलोनाइजर्स के लिए इसका मतलब ये है कि वो कन्वर्ट करना चाहते हैं इनके टाइप की कल्चर को, इनकी इकोनॉमी को, किसके बेटरमेंट के लिए, उस कॉलोनी के बेटरमेंट के लिए, ठीक है, या फिर बेसिकली उस कॉलोनियल पावर की बेटरमेंट के लिए। तो अगेन वेस्ट लैंड वाला जो फंडा जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी आता था कि ऐसे पर्टिकुलर लैंड जिस पे कोई भी टाइप का कल्टिवेशन नहीं हो रहा, कहीं से टैक्स नहीं मिल पा रहा, तो उस लैंड को हम क्या कन्वर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो एज कल्टिवेशन एक्सपैंडेड, द पास्चर लैंड्स वर टर्न्ड इनटू cultivable fields. In pre-colonial times, the Maasai pastoralists had dominated their agriculture neighborhoods, both economically and politically. भाई इकोनॉमिकली बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, उस टाइम पे जो गौधन की बात हो जाती है या कैटल की जो अमाउंट हो जाता है, नंबर ऑफ कैटल्स हो जाते हैं, वो कंसिडर करा था वेल्थ। Large areas of grazing land were turned into game reserves like Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti National Park or Serengeti Park in Tanzania. Very often these reserves were in the areas that traditionally regularly grazing grounds for the Masai herds. The Serengeti National Park, for instance, was created over 14,760 kilometers of Masai grazing land. The loss of the finest grazing land and water resources created pressure on this small area of the land that the Masai were confined within. Ultimately देखो क्या होगा, ज्यादा पर्टिकुलर कैटल्स इनके पास अगर हैं और ये एक ही एरिया में कन्फाइंड है, अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो सॉइल होगी वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगा ड्यू टू इरोजन। क्योंकि हम देखते हैं कि ओवरग्रेजिंग भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉज होता है आपके इरोजन का, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है वो इरोड होती है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, पैस्चर अच्छा उग नहीं पाता, रिजल्टिंग इन बैड हेल्थ ऑफ दीज कैटल्स। The continuous grazing within a small area inevitably meant a deteriorated quality of pastures. Feeding the cattle became a persistent problem. अब देखते हैं इनके और जो एरिया है वो इनक्लोज होते हैं और कैसे इनकी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करा जाता है। 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट थे, वो अपने वास्ट एरिया में इन सर्च ऑफ पास्चर घूम सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जहां एक जगह पास्चर अगर एग्जॉस्ट हो भी जाता है तो अपनी दूसरी जगह जाके क्या कर सकते हैं वो लोग, अपनी कैटल को लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इससे ये इनको बेनिफिट होता है कि जो फर्स्ट प्लेस थी जहां से छोड़ के गए थे उसको टाइम मिल जाता है रीजनरेशन के लिए। लेट 19th सेंचुरी की बात करें, कॉलोनियल गवर्नमेंट आ जाती है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इनको इंपोज कर देती है। वही सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए जो इंडिया में लगे थे, भाई इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा मूवमेंट से, इनको कन्फाइंड स्पेस में रहने को फोर्स किया जाएगा और अल्टीमेटली लेबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी रहेगी। तो लाइक द मसाई, पास्टोरल ग्रुप्स वर आल्सो फोर्स्ड टू लिव विद इन confined of special reserves. The boundaries of these reserves became limits within they could move. They were not allowed to move out of their stocks without special permits. तो हम इंडिया में भी देखते हैं क्या कि स्पेशल परमिट्स दिए गए थे, जिसमें कि क्या मेंशन था, नंबर ऑफ कैटल, टैक्स ऑन कैटल और फाइनली टाइमिंग्स।
ठीक है, कि किस टाइम पे ये लोग जाएंगे, किस टाइम पे ये लोग बाहर आएंगे। अगर इनमें से किसी चीज पे भी क्या होता था, ये लोग वायलेट करते थे तो हेवी टैक्सेस या हेवी फाइन्स उन पे लगाए जाते थे। Those found guilty of disobeying were severely punished. Pastoralists was also not allowed to enter the markets in the white areas. In many regions, they prohibited from participating in any of the form of trades. But ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये ज्यादा हद तक ये लोग कॉन्टैक्ट को बिल्कुल ऑफ नहीं कर सकते थे। इनको ब्लैक्स की या कैसे थे मसाई मारा लोगों की जरूरत थी इनके लेबर्स के लिए। व्हाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ pastoralists as dangerous and savage. Cutting off all links was, however, not really possible because white colonists had to depend on black labor to bore mines and build roads and towns. The new territorial boundaries and restrictions adversely affected both their pastoral and trading activities. Restrictions under colonial rule did not stop their trading but were now subjected to various restrictions. जब ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो हमने यह लिखा था कि न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने बात करी थी कि भाई कैसे ये लोग माइनर और ये मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूसिंग में ट्रेडिंग के लिए आते हैं। हालांकि इनको पूरी ट्रेडिंग की छूट नहीं दी गई थी, इन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर इंपोज करे गए थे। जब पास्चर ड्राई हो गया तब इनको क्या प्रॉब्लम आती वो देखते हैं। When the rain fail and pasture are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where fogar is available. This is why traditionally pastoralists कैसे थे, nomad थे, वो move करा करते थे place to place. Nomadism allows them to survive bad times and avoid crisis. But from the colonial period, Masai were forced to live within a semi-arid tract prone to frequent droughts. जो आपका Masai land, जो current Masai land है वो। An inquiry in 1930 showed that the Masai Kenya possessed 720,000 cattle, 820,000 sheep and 171,000 donkeys. In just 2 years of severe drought, 1933 or 34 के बीच में, over half of the cattle of the Masai Reserve died. The frequent bad years led to a steady decline of the animal stock of the pastoralists. तो animal stock क्या होता है, कम होता है। अल्टीमेटली ये लाइफ को लीड करेगा, इफेक्ट करेगा किसके, मसाइज को। उनको अल्टीमेटली क्या चाहिएगा, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ और भी चीजें चाहिएंगी, तो वो फोर्स हो जाएंगे अपने आप में लेबर्स में कन्वर्ट हो जाने में, या फिर आप कह सकते हैं इन ब्रिटिशर्स की हेल्प से अपने सोसाइटल या ट्रेडिशनल फॉर्म्स को क्लैश करने में। तो वी आर नॉट इक्वल आफ्टर ऑल। तो जो बेसिकली मसाई लैंड कराया जाता है, बनाया जाता है, वो हर एक पर्टिकुलर पास्टरलिस्ट को सेम तरीके से इफेक्ट नहीं करा जाता है। प्री कोलोनियल टाइम्स की बात करते हैं तो मसाई की जो सोसाइटी थी वो 2 भागों में डिवाइड हुआ करती थी, एल्डर और वॉरियर। एल्डर क्या करा करते थे, दे वर द रूलिंग ग्रुप। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, अलग अलग सोसाइटीज, लाइक फॉर इंस्टेंस ये एक पूरा का पूरा मसाई लैंड है, यहां पे ये इतनी क्या है, मसाई कॉलोनीज बनी है। तो हर एक में क्या होगा, एक एल्डर लीडर होगा, है ना, और यहां पे क्या होंगे, एल्डर और वॉरियर। ठीक है, पूरे एल्डर क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, दे वर द रूलिंग ग्रुप। ठीक है, और ये डिसाइड करते थे कि कब वॉर पे जाना है, कब क्या करना है, किस तरीके से फ्यूचर रहेगा उस पर्टिकुलर कॉलोनी का या उस पर्टिकुलर सेटलमेंट का। ठीक है, दे मेट इन पीरियोडिक काउंसिल, है ना, टू डिसाइड on the affairs of the community and settle disputes. Warrior consisted of young people mainly responsible for protection of their tribe. Tribe की protection के साथ साथ cattle की protection की जिम्मेदारी भी किन लोगों की होती थी, इन्हीं warriors की होती थी। warriors का सबसे बड़ा काम क्या था, रेडिंग। भाई दूसरे सेटलमेंट्स पे जाना, वहां से रेड करना और वहां की कैटल्स को अपने इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ताकि उनका अल्टीमेटली प्रोड्यूस बढ़ सके और नंबर ऑफ कैटल भी इंक्रीज हो सके। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज कैटल रेड्स। रेड वाज एन इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी वेयर द कैटल वाज वेल। तो अल्टीमेटली सैवेजेस जो होते हैं, या फिर आप बात करते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट को सैवेजेस इसलिए बुलाती है क्योंकि ये अपने आप में रेड करते थे। ठीक है, तो यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मेंबर ऑफ वॉरियर क्लास वेयर दे प्रोवाइडेड देयर manliness in raiding the cattle, pastoralist group and participating in wars. They, however, were subjected to the authority of elders. Elders अगर बोलते थे तो ही वो लोग क्या करते थे, इस रेड को कंडक्ट करा करते थे। To administer the affairs of Masai, the British इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ मेजर्स। ये क्या करते हैं, अब इन मसाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनको एक जगह रिस्ट्रिक्टेड रखना है, कोई टाइप से प्राइसिंग भी नहीं होनी चाहिए, तो सीरीज ऑफ मेजर्स क्या करते हैं, ये लोग इंपोज करने की कोशिश करते हैं और इनकी सोसाइटी को अंदर से चेंज करने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इन्होंने क्या करने लग गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ। ठीक है, दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग चीफ्स। ये चीफ क्या था, एक पर्टिकुलर विलेज का इसको हेड बना दिया गया था एंड ही वाज मेड रिस्पांसिबल फॉर द अफेयर ऑफ द
tribes. British imposed various restrictions on raiding, ठीक है, एंड वॉरफेयर. द चीफ्स अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन अक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम, क्योंकि इस चीफ की क्या हुआ करती थी, थोड़ी बहुत इनको वेजेस या सैलरी टाइप की मिला करती थी. तो विथ टाइम ये लोग क्या करने लग गए. और दूसरी चीज, चीफ भी उसी पर्सन को बनाएंगे जो इन्फ्लुएंशियल होगा. इन्फ्लुएंशियल होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो एक वेल्थ या प्रॉपर्टी तो पोजेस करेगा ही करेगा. दे हैड अ रेगुलर इनकम विच दे कुड बाय एनिमल गुड्स एंड लैंड. साथ साथ में इनकम के साथ साथ में ये क्या कर सकते थे, अपने मनी को लेंड करा कर सकते थे दूसरे लोगों को, ठीक है, हु वर नीडेड कैश टू पे टैक्सेस. मेनी ऑफ देम बिगैन लिविंग इन टाउन्स, बिकेम इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड. तो ऐसे जो था अनइक्वालिटी हमको देखने को मिल जाती किसके, मसाई सोसाइटी में. दीज चीफ्स मैनेज टू सर्वाइव द डेवास्टेशंस ऑफ वॉर एंड ड्रॉट. दे बोथ pastoral and non-pastoral incomes. They could buy animals when the stock was depleting. The life of the poor pastoralists who depended only on the livestock was very different. Most often, they did not have the resources to tide over the bad times. In times of war and famine, they lost nearly everything. They had to go looking for the work in town. तो ऐसे क्या होता है, अल्टीमेटली इन लोगों को लेबर्स में कन्वर्ट करा जाता. द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट 2 levels. फर्स्ट, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस ये क्रिएट हो जाते हैं बेस्ड ऑन एज बिटवीन एल्डर्स एंड वॉरियर्स was disturbed, and though it did not break down entirely. Second, new distinction between the wealthy and the poor pastoralists. ये क्या होता है, एक फर्दर डिवीजन ऑफ द सोसाइटी हमको देखने को मिल जाता है. तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन अबाउट नोमैडिक सोसाइटीज इन मॉडर्न वर्ल्ड. तो इसी तरीके के और भी आप कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो के लिए आप बन सकते हैं. बने रहिए आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है वेरियस कोर्सेज जैसे कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड एंड एक्सेट्रा. इसी टाइप के आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिल जाता है हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है हमारे कहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट magnetbase.com, या हमारा ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. आप यहाँ पे मल्टी प्लेटफॉर्म से जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता. 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट बेस डेडिकेटेडली आपके लेकर आता है. हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रह सकते हैं आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और साथ साथ हमारे कुछ बिहाइंड द सीन वीडियोस एंड अदर अपडेट्स रिलेटेड टू योर एग्जाम्स एंड ऑल. यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स एज वेल. हम लोग हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे. टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स.